बच्चों में आपको विलेयता और विलेयता गुणनफल की जो थ्योरी है उसके बारे में बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं ये जो विलेयता है और जो विलेयता गुणनफल है इस पर किस प्रकार के सवाल बनते हैं। पहला सवाल हमने लिया 2.87 ग्राम AgCl को जल में घोलकर 100 लीटर संतृप्त विलयन बनाया गया है। AgCl की विलेयता तथा विलेयता गुणनफल Ksp ज्ञात करना है। सवाल दे रखा है कि हमने क्या किया, एक AgCl का संतृप्त विलयन बनाया और संतृप्त विलयन कितना बनाया तो 100 लीटर बनाया और उसके अंदर 2.87 ग्राम AgCl को घोल दिया। हमसे पूछ रहा है इसकी विलेयता और विलेयता गुणनफल का मान क्या होगा। चलो जी सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम विलेयता की बात करें। विलेयता का जो फॉर्मूला है विलेयता S बराबर लिखते हैं ना, विलेय का ग्राम में भार अपॉन उसका अणुभार और आयतन अगर लीटर में तो 1/, आयतन लीटर में ये लिख दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब विलेय का लवण का ग्राम में भार तो वो दे रखा हमको 2.87, तो 2.87 तो इसका ग्राम में भार दे दिया अपॉन अणुभार AgCl की बात करें। AgCl का जो अणुभार है AgCl का जो अणुभार है वो होता है 143.5। ये इसका अणुभार होता है 143.5 इंटू 1/100 बोला ना 100 लीटर आयतन है। इसको सोल्व करके देखें अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमको देगा, इस पॉइंट्स को हटाएं तो 1 0 हमने ये ऊपर 10 बना दिया, इसको हटा दें तो ये 2 0 बन जाएंगे। ठीक है, ऊपर आ गया 287, एक तरह से 0 को भी इधर ले लिया और 1437 है, 1435 है। अगर हम 1435 का डबल करें तो ये बन जाता है 2870। बिल्कुल सही बात है, ये इससे 2 बार कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, यानी ये हमारे पास आ रहा है 2 × 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर। ये लीजिए, ये तो इसकी विलेयता आ गई है। इसकी जो विलेयता है, विलेयता का मान कितना आ रहा है, विलेयता का मान हमारे पास आ गया 2 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। सवाल में आपसे क्या बोला गया, एक तो विलेयता और एक विलेयता गुणनफल। अब विलेयता गुणनफल Ksp निकालते हैं। देखो AgCl है, ये AgCl आ गया आपका AgCl से आप क्या लिखोगे, Ag प्लस लिखा आपने, Cl माइनस लिखा। ये ऐसे नहीं लग रहा 1 धनायन 1 ऋणायन, इसका मतलब 1:1 प्रकार का विद्युत अपघट्ट है। तो इसका जो Ksp होगा, Ksp का फॉर्मूला होगा S², Ksp S²। S का मान दे रखा है 2 × 10⁻⁻4, ये 2 × 10⁻⁻4, इसका हमको स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 × 10⁻⁸। ठीक है, हाँ अगर इकाई लिखना चाहे तो इसकी इकाई बन जाएगी मोल प्रति लीटर, इसकी पावर ये दो पावर। ठीक है, इसकी इकाई बन जाती है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया CaF2 की विलेयता 10⁻⁻5 m है। CaF2 का विलेयता गुणनफल ज्ञात करो। अब इसने क्या किया, इसकी विलेयता दे दी और विलेयता गुणनफल पूछ रहा है आपसे। तो पहले तो देखिए CaF2 है, ये CaF2 को अगर डिसोसिएट करें तो इसको लिखा जाएगा कैल्शियम +2 एंड 2F- ऐसे लिखोगे। आपने बोला CaF2 की विलेयता S है, अगर इसकी विलेयता S होगी तो ये भी S होगा और ये तो फिर 2S हो जाएगा। आपको तो Ksp लिखना है ना, तो इसका Ksp का फॉर्मूला बन जाता है 4s³। ये इसका फॉर्मूला बन गया 4s³। ठीक है, आपको विलेयता का मान दे रखा 10⁻⁻5, तो वैल्यू पुट करें 4 × 10⁻⁻5, इसका हमको क्यूब करना है तो सोल्व करें तो आंसर आ जाता है 4 × 10⁻⁻15। ये इसके Ksp का मान आ जाता है। ये आ गया इसका विलेयता गुणनफल। क्लियर पॉइंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, या आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे। CaF2 है, 1:2 प्रकार का विद्युत अपघट्ट है और आपसे बोला था जो 1:2 प्रकार के विद्युत अपघट्ट होते हैं उसका Ksp का फॉर्मूला होता है 4s³। S का मान इसने डायरेक्ट दे दिया, 4s³ करते ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। Ag2CrO4 के संतृप्त विलयन में Ag प्लस आयन की सांद्रता 10⁻⁻2 है। Ag2CrO4 का विलेयता गुणनफल ज्ञात करो। समझना, आपसे बोला गया Ag2CrO4, तो सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये Ag2CrO4 है, ये अगर डिसोसिएट होगा तो हमको दे देता है 2Ag प्लस CrO4 -2, ये हमको देगा।
मैंने मान लिया Ag2CrO4 जो लवण है इसकी विलेयता S है, इसकी विलेयता मैंने S मान ली, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2S लिखूंगा और इसको मैं S लिखूंगा। इसने क्या बोला Ag2CrO4 के संतृप्त विलय में Ag प्लस आयन की सांद्रता 10⁻⁻2 है। अब आप देख सकते हैं इसमें Ag प्लस आयन की सांद्रता कितनी है, तो Ag प्लस आयन की सांद्रता Ag प्लस जो आयन है इसकी जो सांद्रता वो तो 2S है, इसका मतलब इसने 2S का मान दे रखा है 10⁻², तो यहाँ से आप S का मान निकाल लो, S का मान आ जाएगा 10⁻²/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाता है 5 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर। ये लीजिए, ये हमने एक तरह से यहाँ से विलेयता निकाल ली, ये तो आगे विलेयता। इसका विलेयता का मान आ रहा है 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर, ये तो विलेयता आ गई। सवाल में हमसे क्या पूछा गया Ag2CrO4 का विलेयता गुणनफल। अब Ag2CrO4 क्या है 2:1, 1:2 को हो या 2:1 को हो। इसका जो Ksp है, Ksp का जो फॉर्मूला है वो 4s³ मैंने आपको बता रखा है, 4 की जगह 4 रखा, s³ S हम लिख सकते हैं, S हमको दे रखा है 5 × 10⁻³ इसका हमको ये क्यूब करना है, ये 4s³ हो जाएगा, ठीक है। 4 की जगह 4 रखा, 5 का क्यूब हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 × 5 ये हो जाता है 125 × 10⁻⁹, ठीक है। 125 का 4 गुना करें तो ये हो जाएगा 500, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁷, ये इसका Ksp माना जाता है, इसका Ksp माना जाता है 5 × 10⁻⁷, इसका Ksp आ जाता है, ठीक है। इसका Ksp आ गया 5 × 10⁻⁷। क्लियर पॉइंट, ठीक। चलिए जी अगला सवाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। नेक्स्टली हमने PbCl2 के विलेयता गुणनफल का मान 12.8 × 10⁻⁸ है। यदि लवण 80% वियोजित होता है तो लवण की विलेयता ज्ञात करें। इसकी विलेयता हमको S ज्ञात करना है। देखना PbCl2 है, ये हमने PbCl2 ले लिया है, तो PbCl2 को ब्रेक करें, डिसोसिएट करें तो Pb+2 + 2Cl- देगा, ये हमको देगा। मैंने मान लिया जो PbCl2 है इसकी विलेयता का मान S है। अगर इसकी विलेयता का मान S होगा तो इसको क्या लिखेंगे, जब 100% आयनन वियोजन होता है ना तो हम इसको S और इसको 2S लिखते हैं। इसने क्या बोला कि 80% वियोजित होता है। अगर 80% वियोजित होगा और PbCl2 की विलेयता S है तो Pb+2 को मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 0.8 × S और इसको लिखूंगा 2 × 0.8 × S, ऐसे लिखा जाएगा, समझ ना। PbCl2 की विलेयता मैंने कितनी मान ली, S मान ली। अब इसने बोला 80% वियोजित होता है तो Pb+2 का गुणांक 1 है, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 0.8 × S आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 × 0.8 × S, यहाँ तक आ गया। इसने क्या बोला, इसका जो विलेयता गुणनफल है वो दे रखा 12.8। इसका विलेयता गुणनफल क्या होगा, तो विलेयता गुणनफल लिखेंगे ना, ठीक है। इसका जो विलेयता गुणनफल है मैं इसे लिख देता हूँ, विलेयता गुणनफल दे रखा है 12.8 × 10⁻⁸, ये विलेयता गुणनफल, ये किसके बराबर होगा, तो इसको लिखा जा सकता है 0.8S और ये लिखा हमने 2 × 0.8 को लिख सकते हैं ना 1.6 × S, इसका हमको ये स्क्वायर करना पड़ेगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करें तो ये बन जाता है, इसको सोल्व करें ये बनेगा 12.8 × 10⁻⁸ हो गया। अब क्या काम करें, 1.6 का स्क्वायर करें और फिर इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमको दे देता है 1.28 और S² और S ये बनेगा S³, ये S³ आ जाएगा। हमको तो यहाँ से अगर S³ के बारे में बात करें तो S³ आ जाता है 12.8 × 10⁻⁸, इसमें भाग लगा देते हैं, ये 1.28 का भाग लगा दिया, ठीक है। 12.8 अपॉन 1.28 करें तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स, ये इसका 10 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखने से पता लगा कि S³ जो है, S³ का मान आ रहा है 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। ये तो हमारे पास में S³ का मान आ गया। सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है, विलेयता S पूछ रहा है ना, तो आंसर क्या देंगे, S बराबर आ जाता है 10⁻⁷ इसकी पावर 1/3 मोल प्रति लीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आता है, इस क्वेश्चन का आंसर है 10⁻⁷ का पावर 1/3 मोल पर लीटर, ये इसकी विलेयता बन जाती है, ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम सल्फेट की विलेयता 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर है। विलेन में एल्यूमिनियम +3 तथा सल्फेट आयन की सांद्रता तथा एल्यूमिनियम सल्फेट का विलेयता गुणनफल ज्ञात करो। एल्यूमिनियम सल्फेट की विलेयता दे रखी है, समझना। ये आपका एल्यूमिनियम सल्फेट रहा, ये एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, अगर इसका आयनन करे तो हमको दे देता है 2 एल्यूमिनियम +3 प्लस 3SO4 -2, ये हमको दे देता है। मैं मान लेता हूँ इसकी विलेयता S है तो ये क्या हो जाएगा 2S हो जाएगा, और यार ये तो 3S हो जाएगा। सवाल में क्या पूछ रहा है हमसे, सवाल में हमसे पूछ रहा है एक तो एल्यूमिनियम +3 की सांद्रता, इसको देख के क्या पता लग रहा है एल्यूमिनियम +3 की सांद्रता तो यार 2S दे रखी है, 2S, और S का मान दे रखा है इसने 10⁻⁴, तो 10⁻⁴, तो हम आंसर क्या देंगे, हम इसका आंसर ये दे देंगे कि एल्यूमिनियम +3 की सांद्रता आ गई है 2 × 10⁻⁴। दूसरा हमसे पूछ रहा है SO4 -2 की सांद्रता, SO4 -2 की सांद्रता ये दे रखा हमको 3S, ये तो 3S है, और S का मान इसने दे रखा है 10⁻⁴, तो आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर। ये लीजिए, ये हमने एल्यूमिनियम +3 और सल्फेट आयन की सांद्रता निकालनी है। एक हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है विलेयता गुणनफल क्या होगा, तो विलेयता गुणनफल तो यार Ksp होता है, इसका विलेयता गुणनफल क्या होगा Ksp। अब आप देख सकते हैं ये किस प्रकार का लवण है, तो ये A2B3 प्रकार का लवण है, और जो A2B3 प्रकार का लवण है, A2B3 प्रकार का जो लवण है इसके लिए Ksp का फॉर्मूला होता है 108 S का पावर 5, ये लिखा जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 108 S की पावर 5। S का मान कितना दे रखा है 10⁻⁴, तो 10⁻⁴ की पावर हमको 5 करनी है, इसको सोल्व करें तो हमारे पास आ जाता है 108 × 10⁻⁻20। ये लीजिए, ये इसका Ksp माना जाता है, इसका Ksp मान आ रहा है 108 × 10⁻⁻20, ये इसका Ksp माना जाता है। ठीक है जी, अगला सवाल देते हैं आपको। नेक्स्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता दे रखी है 8.352 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर, इसका Ksp निकालना है। देखो अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो 1:2 प्रकार का विद्युत अपघट्ट है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला तो 4s³ होगा। तो सबसे पहले तो विलेयता दे रखी है, तो देखो विलेयता इसमें दे रखी है, विलेयता हमारे पास है 8.352 × 10⁻³ और इसने ये दे रखा है ग्राम पर लीटर। आपको बता देते हैं विलेयता हमेशा हम मोल प्रति लीटर में लेते हैं, इसका मतलब अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्राम प्रति लीटर है इस ग्राम प्रति लीटर को हमको सबसे पहले मोल प्रति लीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो ग्राम पर लीटर है इसको मोल पर लीटर में चेंज करें, तो ग्राम को मोल पर लीटर में चेंज करने के लिए हम इसमें अनुभार का भाग लगा देते हैं। ये लिखा जाएगा 8.352 × 10⁻⁻3, इसमें अनुभार का भाग लगा दिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, इसका अनुभार क्या होगा, तो मैग्नीशियम का होता है 24, ठीक है, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 16 17, 17 दूनी 34, ये 34 लिखा जाएगा। तो इसको देखा तो ये 58, इसका अनुभार 58 आता है, तो हम इसके अंदर 58 का भाग लगा देते हैं, ये 58 का भाग लगा दिया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 83.52 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 58, इसकी विलेयता आ जाएगी मोल पर लीटर के अंदर, ये मोल पर लीटर विलेयता आ जाएगी। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखें तो ये हमको देता है 83.52 डिवाइडेड बाई 58, यह देता है हमको 1.44। इसकी विलेयता जो है यार बेटा 1.44 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर, ये तो इसकी विलेयता आ जाएगी। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है Ksp, इसका Ksp लिखा है तो Ksp लिखा जाएगा इसके लिए 4s³, ये 4s³ आ जाएगा। ठीक है, 4 की जगह 4 लिखा, s³, तो ये लिखा हमने 1.44 × 10⁻⁴, इसका हमको होल क्यूब करना है, ये लीजिए। ठीक है, इसका होल क्यूब करें तो सबसे पहले तो 1.4 है, 1.4 का होल क्यूब करें तो इसका होल क्यूब आ रहा है 3.51 × 4, ये देता है 14.05, तो ये तो बन गया 14.05 × क्यूब और 10⁻⁻12, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो इसका जो Ksp मान है ये हमारे पास आ रहा है 14.05 × 10⁻⁻12, ये इसका Ksp मान आ जाता है। ठीक है बेटा।
चलिए जी अगला सवाल ले लेते हैं आपके लिए। नेक्स्ट, MOH होल्थराइज का केएसपी मान 2.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 है। विलेन का पीएच मान ज्ञात करो, इसका पीएच ज्ञात करना है। अब देखो MOH होल्थराइज है, समझना क्वेश्चन को। MOH होल्थराइज, इसको अगर हम डिसोसिएट करें तो ये हमको दे देता है M+3 OH माइनस ये हमको देगा। मैंने मान लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्स ये MOH होल्थराइज है, इसकी विलेयता अगर S है तो ये आप S लिखेंगे और इसको आप 3S लिखेंगे तो इसका जो KSP है, इसका KSP का फॉर्मूला बन जाता है 27 S का पावर 4, ये इसका KSP बनेगा। इसका जो KSP है उसका फॉर्मूला बनेगा 27 S की पावर 4 बनेगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसने KSP का मान दे रखा है तो KSP की जगह मैंने लिखा इसका KSP दे रखा है 2.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 10 टू पावर माइनस 11 इक्वल टू 27 S का पावर 4। यहाँ से हम S का मान निकालें तो यहाँ से देखा जाए तो S4 जो है ना, S की पावर 4 बराबर आता है 2.7 अपॉन 27 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। ठीक है, इसको देखें तो ये हमें ये हमारे पास आ जाता है 10 टू पावर माइनस 12 और यहाँ से S का मान अगर देखें तो S बराबर आ जाता है 10 टू पावर माइनस 3 मोल प्रति लीटर। ये तो हमारे पास में S विलेयता का मान आ गया। हमसे पीएच पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको देख के क्या पता लग रहा है, इसको देख के पता लग रहा है OH आयन की सांद्रता 3S के बराबर है। ये दीजिए OH आयन जो है ना, OH आयन इसकी सांद्रता किसके बराबर है, 3S के बराबर है 3 और S का मान कितना आ रहा है 10 टू पावर माइनस 3 आ गया। इससे मेरे को पता लगा कि OH आयन की सांद्रता आ रही है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो इस OH आयन की सांद्रता से हम pH निकाल देते हैं तो इसका pH मान आ जाता है 3 माइनस log 3। ये तो pH मान आ गया। हाँ, pH चाहिए तो 14 में से माइनस कर दो, इसको 14 में से माइनस कर दिया बनेगा 11 प्लस log 3। ठीक है, 11 की जगह हमने 11 रखा, log 3 आता है 0.48। तो सोल्व करें तो इसका जो pH मान है ये हमारे पास आ जाता है 11.48। इसका pH 11.48 आ जाता है। ये लीजिए इसका जो pH मान है वो हमारे पास आ जाता है 11.48। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट, बेरियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन का pH मान 9 है, KSP ज्ञात करो। देखिए ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब इसमें उल्टा काम कर दिया। इसके पहले वाला क्वेश्चन में KSP दे रखा था, pH पूछा था, इसमें pH दे दिया, KSP पूछा जा रहा है। सोल्व तो उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले ये हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड को अगर डिसोसिएट करें तो हमको दे देता है, एक तो देगा हमको बेरियम आयन, उसके साथ में ये हमको 2OH आयन दे देता है। मैंने मान लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता अगर S है तो ये भी S लिखा जाएगा और ये आपका 2S लिखा जाएगा। ठीक है, इसको देखें तो जो KSP है, KSP का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में 4S3, ये 4S3 आ जाएगा। ठीक, देखो इसने सवाल के अंदर pH का मान कितना दिया, pH का मान इसने दे दिया 9। अगर pH 9 है तो जो POH होगा POH का मान आ जाएगा 5। अगर POH का मान 5 है तो हम बोल सकते हैं OH आयन की सांद्रता हो जाएगी 10 टू पावर माइनस 5। ये लीजिए OH आयन की सांद्रता 10 टू पावर माइनस 5 आ गई। ठीक है, यहाँ देखो OH आयन की सांद्रता कितनी है और 2S है, इसका मतलब एक तरह से 2S का मान दे रखा हमको 10 टू पावर माइनस 5। तो यहाँ से S का मान निकालें, S का मान आ जाता है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मोल प्रति लीटर। ये हमारे पास में S का मान आ जाता है, S बराबर आ जाता है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। आपको 4S क्यूब करना है तो 4 की जगह आपने 4 लिखा, S क्यूब तो ये बनेगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 का आपको ये होल क्यूब करना रहा, ये होल क्यूब करेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करें तो 5 का क्यूब करें तो 125 का 4 टाइम्स होता है 500। ये तो होगा 500 इंटू 10 टू पावर माइनस 18, या इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 16। ये लीजिए ये इसका KSP मान आ जाता है। इसका KSP मान है 5 इंटू 10 की घात माइनस 16। ये आ गया इसका KSP मान। ठीक है जी, नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है,
ये हमने आपको विलेयता और विलेयता गुणनफल के बारे में बता दिया, और विलेयता और विलेयता गुणनफल पर सवाल किस प्रकार के बनते हैं, सवालों के बारे में भी आपको समझा दिया। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये विलेयता गुणनफल है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, तो डिस्कस करें आपसे विलेयता गुणनफल के अनुप्रयोग। इसका पहला अनुप्रयोग है अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करना। ये जो विलेयता गुणनफल है, इस विलेयता गुणनफल की मदद से हम किसी भी अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। और वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो अभी जो इतने सारे सवाल बनाए थे यही तो थे, विलेयता गुणनफल देते थे और हम विलेयता निकालते थे ना फॉर्मूले से। तो बस इसका मतलब इस एप्लीकेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यही तो करा हमने। अगर कोई ए बी प्रकार का विद्युत अपघट्य होता था, 1:1 प्रकार का विद्युत अपघट्य होता था, उसका केएसपी होता था एस स्क्वायर। अगर एस निकालोगे एस क्या होगा, केएसपी का रूट हो जाता था। अगर विद्युत अपघट्य हमारा A-B2 प्रकार का होता था तो उसका केएसपी क्या होता था, 4s³। अगर यहाँ से s निकाले तो s आता था, केएसपी अपॉन 4 की पावर 1/3 आता था। अगर विद्युत अपघट्य हमारा AB3 प्रकार का था तो उसका केएसपी था 27s की पावर 4, और s अगर निकाले तो वो बनता था केएसपी अपॉन 27 की पावर 1/4 आता था। अगर विद्युत अपघट्य हमारा A2B3 प्रकार का होता था तो केएसपी आता था 108s की पावर 5, यहाँ से s निकाले तो वो बन जाता था केएसपी अपॉन 108 की पावर 1/5। इसका मतलब अगर हमको विलेयता गुणनफल दे रखा है तो उस विलेयता गुणनफल की मदद से हम विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन पर तो हमने क्वेश्चन भी सारे सोल्व कर लिए। तो इसकी पहली एप्लीकेशन है। दूसरी एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन, विलेयता पर सम आयन की उपस्थिति का प्रभाव। हम इसकी मदद से, जैसे मान लो कोई लवण है, उसकी विलेयता निकालनी है और उसमें अगर मान लो कोई सम आयन उपस्थित है तो उसकी उपस्थिति में भी विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना, जब भी सम आयन उपस्थित होता है तो सम आयन की उपस्थिति में विलेयता का मान हमेशा ही कम होता है। आगे मैं इस पर सवाल कराऊंगा, सवाल के थ्रू इस पॉइंट को समझा दूंगा। बस अभी तो इतना याद रख लो, सम आयन की उपस्थिति में विलेयता का मान कम होता है, सम आयन की उपस्थिति में लवण की विलेयता कम होती है। ये होगा दूसरा पॉइंट। तीसरा एप्लीकेशन है, तीसरा एप्लीकेशन ले लिया हमने, अवक्षेपण ज्ञात करना। अवक्षेपण होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, जिस लवण का आपको देखना है इसका अवक्षेपण होगा या नहीं होगा, तो उस लवण का केएसपी मान आपके पास होगा। दूसरा, वो जो लवण है उस लवण का उसका जो विलयन बना है आपने, उस विलयन के अंदर उस लवण की जो आयन है, आयनों की सांद्रता निकाल लो, और वो जो आयन है उनकी जो सांद्रता है, उन सांद्रताओं का गुणनफल करो, उसको बोल दिया जाता है उसका आयनिक गुणनफल। एक तो होता है विलेयता गुणनफल, एक होता है आयनिक गुणनफल। विलेयता गुणनफल क्या है, तो विलेयता गुणनफल भी आयनों की सांद्रता का गुणनफल है, पर वो होगा संतृप्त विलयन में। वो तो किस में होगा, संतृप्त विलयन में। मान लो विलयन संतृप्त नहीं है, कोई और दूसरा विलयन है, तो भी आयनों की सांद्रताएं तो होगी ना, तो उसका जो गुणनफल है उसको बोला जाता है आयनिक गुणनफल। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल से ज्यादा है, इसका मतलब अवक्षेप होगा। तो देखने का तरीका क्या है कि कब अवक्षेप होगा और कब नहीं होगा, इसके बारे में 3 पॉइंट बना दिए। पॉइंट नंबर 1, अगर आयनिक गुणनफल का मान I.P का मतलब आयनिक प्रोडक्ट, इसको IP लिखा, इसका मतलब अगर आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल से ज्यादा है तो बोलेंगे अवक्षेप होगा। विलयन 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन, एक होता है अति संतृप्त विलयन। तो अगर आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल से ज्यादा है तो ये अति संतृप्त विलयन को बताएगा, इसका मतलब इस केस में अवक्षेप होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए ना इस केस में अवक्षेपण होगा नहीं होगा, तो उसको ज्ञात करने का तरीका, अगर आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल से ज्यादा आ रहा है तो अवक्षेप होगा। हाँ, अगर आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल के बराबर आ गया तो संतृप्त विलयन है, और अगर आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल से कम आ रहा है तो बोलेंगे हमारा जो विलयन है वो असंतृप्त विलयन है। ठीक है, देखो आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल से ज्यादा है, अति संतृप्त विलयन होगा, मतलब अवक्षेपण होगा। अगर आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल से कम है, असंतृप्त विलयन होगा, और आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल के बराबर है तो बोलेंगे ये एक संतृप्त विलयन होगा। इस पर भी हम सवाल बनाएंगे, सवाल बना के आपको समझा देंगे। ठीक है, बस आप तो ये ध्यान रख लो कि अवक्षेपण की क्या कंडीशन है। अवक्षेपण की कंडीशन है अगर आयनिक प्रोडक्ट का मान विलेयता गुणनफल से ज्यादा है तो अवक्षेप होगा, और अगर कम है तो अवक्षेप नहीं होगा। हाँ, अगर बराबर है तो बोल देंगे ये तो एक संतृप्त विलयन है। ठीक है जी, इसका तीसरा एप्लीकेशन बता दिया। फोर्थ एप्लीकेशन,
फोर्थ एप्लीकेशन ले लिया हमने, नमक का शुद्धिकरण। होता क्या है, ये जो नमक है, नमक के अंदर कुछ अशुद्धियां मिली होती है, तो उसमें से शुद्ध नमक को कैसे अलग करना है, तो आपको बता देते हैं। ये जो शुद्ध NaCl होता है, इसका KSP मान तो कम होता है, और उसके अंदर जो अशुद्धियां पाई जाती है उनका KSP मान ज्यादा होता है। ये पॉइंट पहले तो आप ध्यान रख लेना, मैंने लिख भी दिया। KSP ऑफ NaCl, KSP ऑफ NaCl का मतलब प्योर NaCl, KSP ऑफ NaCl तो लो, निम्न होता है। और दूसरा क्या लिखा, NaCl में अशुद्धियों का KSP, NaCl के अंदर जो अशुद्धियां पाई जाती है उनका KSP हाई होता है, उच्च होता है। तो पहले तो ये समझ लो, शुद्ध NaCl का KSP मान तो कम होता है, और उस NaCl के अंदर जो अशुद्धियां पाई जाती है उनका KSP मान अधिक होता है। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, जब हमें नमक का शुद्धिकरण करना हो तो हम क्या करेंगे, वो जो नमक है उसका एक संतृप्त विलयन तैयार करेंगे, और उसका संतृप्त विलयन बनाकर उसके अंदर से हम HCl गैस को पास कर देते हैं। NaCl के शुद्धिकरण में HCl गैस को NaCl के संतृप्त विलयन में से गुजारा जाता है। हम क्या करेंगे, वो जो अशुद्ध NaCl है उसका संतृप्त विलयन बनाएंगे, और संतृप्त विलयन बना के उसमें से हम HCl गैस को पास करेंगे। अब HCl गैस को पास करने से होगा क्या, देखो NaCl है, Na प्लस और Cl माइनस आयन होगा, आपने उसमें से HCl को पास करवाया, HCl हमको H प्लस और Cl माइनस आयन देगा, उसकी वजह से होगा क्या, विलयन के अंदर Cl माइनस आयन NaCl से भी मिलेगा, Cl माइनस आयन HCl से मिलेगा, तो विलयन के अंदर Cl माइनस आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, उसकी वजह से होगा क्या, Na प्लस आयन और Cl माइनस की सांद्रताओं का जो गुणनफल है, यानी जो आयनिक प्रोडक्ट है, आयनिक गुणनफल है, उसका मान शुद्ध NaCl के KSP से ज्यादा होगा, और जैसे शुद्ध NaCl के KSP से ज्यादा होगा NaCl का अवक्षेपण हो जाएगा, तो हमारा शुद्ध नमक अलग हो जाता है। ये लिखा मैंने, NaCl के शुद्धिकरण में HCl गैस को NaCl के संतृप्त विलयन में से गुजारा जाता है, जिस कारण NaCl का आयनिक गुणनफल NaCl के KSP से अधिक हो जाता है, और शुद्ध NaCl अवक्षेपित हो जाता है। और अधिक कैसे हुआ, तो इसलिए हुआ कि HCl ने भी Cl माइनस आयन दिया, तो Cl माइनस आयन यहाँ से भी मिला, Cl माइनस यहाँ से भी मिला, तो क्लोराइड आयन की सांद्रता बढ़ गई। इसके बढ़ने की वजह से Na प्लस और Cl माइनस आयन का जो गुणनफल है वो बढ़ा, और जैसे उसका मान शुद्ध NaCl के KSP से ज्यादा होगा। अच्छा, इसका आयनिक गुणनफल ये केवल शुद्ध NaCl से ज्यादा होता है, इनकी अशुद्धियों से ज्यादा नहीं होगा, अशुद्धियों का मान तो कम ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही उसका Na प्लस Cl माइनस का गुणनफल उसके शुद्ध NaCl के KSP से ज्यादा होगा, हमारा NaCl सेपरेट हो जाता है। तो ये बोला नमक का शुद्धिकरण। एक और एप्लीकेशन इसके लिए, 5 नंबर की एप्लीकेशन, साबुनीकरण। साबुनीकरण में क्या होता है, पहले तो समझे साबुन क्या होते हैं। तो साबुन बेसिकली हमारे जो उच्च वसीय अम्ल है उनके सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो मैंने लिख भी दिया, साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया, सोडियम स्टेरेट C17H35COO, इसको बोला जाए सोडियम स्टेरेट। सोडियम स्टेरेट इसका KSP कम होता है, लो KSP होता है। सोडियम स्टेरेट का जब आयन होगा, एक तो हमको स्टेरेट आयन देगा, उसके साथ में हमको Na प्लस आयन देगा। हमने क्या किया, सोडियम स्टेरेट का विलयन बनाया, उसके अंदर से हम NaCl पास करेंगे, NaCl हमको Na प्लस और Cl माइनस आयन देगा। होगा क्या, जैसे हम उसमें से NaCl पास करेंगे तो विलयन के अंदर सोडियम आयन की सांद्रता सोडियम स्टेरेट से भी मिलेगी, और सोडियम आयन की सांद्रता Na प्लस से भी मिलेगी। तो होगा क्या, सोडियम आयन की सांद्रता दोनों जगह से मिलेगी, तो सोडियम आयन की सांद्रता बढ़ेगी। इसकी वजह से सोडियम आयन की सांद्रता और जो स्टेरेट आयन है उनकी सांद्रताओं का जो गुणनफल है, जिसको बोला आयनिक गुणनफल, वो जैसे उसके KSP मान से ज्यादा होगा, इसका अवक्षेपण हो जाएगा। ये तो लिखा। NaCl विलयन की उपस्थिति में सोडियम स्टेरेट का आयनिक गुणनफल उसके विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाता है और अवक्षेप आ जाता है। मतलब हमने क्या किया, जो सोडियम स्टेरेट है उसका जो संतृप्त विलयन है उसमें से NaCl को गुजार दिया, तो NaCl को जैसे हम पास करेंगे होगा क्या, Na प्लस आयन दोनों की वजह से मिलेगा, तो सोडियम आयन की सांद्रता बढ़ेगी। इसकी वजह से स्टेरेट आयन और सोडियम आयन की सांद्रताओं का गुणनफल जैसे उसके KSP मान से एक्सीड करेगा, सोडियम स्टेरेट का अवक्षेप हो जाएगा, मतलब साबुन एक तरह से सेपरेट आउट हो जाएगा। यही है साबुनीकरण। ठीक है जी, ये हमने आपको 5 एप्लीकेशन बताए। इसकी एक और एप्लीकेशन है, उसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सवाल हमने लिया, पहला सवाल हमने लिया, AgCl की विलेयता 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है। AgCl का विलेयता हमको दे रखी है 10⁻⁵ मोल पर लीटर। हमसे बोला जा रहा है 0.1 m NaCl विलयन में इसकी विलेयता ज्ञात करनी है। अब देखो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, AgCl विलेयता दे रखी है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसका KSP निकालें। तो AgCl का KSP तो 10⁻10 आ जाता है।
ठीक है। हम AgCl, अब AgCl का विलेयता आपको दे रखी है 10 टू पावर -5। इसका मतलब ये जो विलेयता ये जल में दे रखी है, तो हमने Ksp निकाल लिया, तो Ksp मान कभी नहीं बदलता, वो तो ताप के साथ निहित रहेगा। ठीक है, अब हमसे क्या बोला, AgCl की विलेयता तो निकालो, पर निकालो NaCl के अंदर। तो मैंने मान लिया AgCl की इस NaCl में विलेयता का मान S डैश है, तो मैं मान लेता हूं माना AgCl की न्यू सोलिबिलिटी, नहीं विलेयता, न्यू सोलिबिलिटी S डैश है, मैंने S डैश मान ली। ठीक है, अब समझना, आपने बोला AgCl की नई विलेयता S डैश है, तो AgCl को आप ऐसे लिखोगे, ये आपने AgCl लिखा Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ये ऐसे लिखोगे। आपने बोला इसकी नई विलेयता S डैश है, तो यार ये भी S डैश होगा और ये भी S डैश हो जाएगा। अब इसकी विलेयता किस में देख रहे हैं, NaCl में, ये लीजिए NaCl। NaCl आपको एक तो Na प्लस n देगा, एक आपको Cl माइनस n देगा। NaCl कितना लिया आपने, 0.1 m लिया, तो Na प्लस भी आपका 0.1 m होगा और Cl माइनस n भी आपका 0.1 m होगा, ये होगा। अब आप देख सकते हैं Cl माइनस n AgCl से भी मिलेगा और Cl माइनस n NaCl से भी मिलेगा। तो क्लोराइड आयन की जो सांद्रता है वो विलेन में S डैश तो इसकी वजह से होगी और इसकी वजह से 0.1 होगी, तो यानी कुल क्लोराइड आयन हमारे पास हो जाएगा S डैश प्लस 0.1। ये हमने ये S डैश प्लस 0.1 लिख दिया क्लोराइड आयन की सांद्रता। हम इसका Ksp लिखें, अगर मैं इसका Ksp लिखूंगा तो Ksp क्या लिखा जाएगा, Ag प्लस आयन की सांद्रता इंटू Cl माइनस आयन की सांद्रता। मैंने आपसे क्या बोला, Ksp तो नियत होता है, वो थोड़ी ना बदलता है, तो वो तो 10 की घात माइनस 10 रहेगा। Ag प्लस आयन की सांद्रता कितनी है, S डैश है, और Cl माइनस आयन की सांद्रता है S डैश प्लस 0.1 है, ये तो है S डैश प्लस 0.1। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, देखो। ठीक है, इसको सोल्व किया तो ये लिखा जाएगा 10 टू पावर माइनस 10, S डैश को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बनेगा S डैश का स्क्वायर प्लस S डैश इंटू 0.1, ये लिखा जाएगा। आप जानते हैं विलेयता है तो वैसे 10 टू पावर माइनस में होती है, बहुत कम होती है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो और भी कम हो जाएगा। तो हम ये जो S डैश है ना, इसका स्क्वायर जो है वो इस S डैश की तुलना में नगण्य कर सकते हैं, तो इसको अगर नगण्य मान लें तो इसको नगण्य मान लिया तो ये क्या लिखा जाएगा, 10 टू पावर माइनस 10 इक्वल टू आ जाएगा S डैश इंटू 0.1। इसको हम सोल्व करें तो S डैश इक्वल टू आ जाता है 10 टू पावर माइनस 9 मोल पर लीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, 10 टू पावर माइनस 9 मोल पर लीटर, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। देखो हमने क्या देखा था, AgCl की विलेयता 10 टू पावर माइनस 5 है, तो ये विलेयता तो जल के अंदर थी। जब बोला जाता है इसकी विलेयता इतनी, इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि वो जल के अंदर है। तो जल के अंदर विलेयता कितनी थी, 10 की घात माइनस 5 थी। अब आप देख रहे हैं जब AgCl की विलेयता हमने NaCl में निकाले तो उत्तर कितना आ गया, 10 की घात माइनस 9। तो 5 और 9 यानी 10 की घात माइनस 5 से 10 की घात माइनस 9 कम हुई ना। तो मैंने आपसे बोला था ना कि कॉमन आयन की उपस्थिति में जब भी विलेयता निकालोगे हमेशा मान कम ही आएगा। तो मान लो ये क्वेश्चन आता और 4 ऑप्शन होते, एक ऑप्शन तो ऐसा होता जो 10 की घात माइनस 5 से कम होता और बाकी 10 की घात माइनस 4 से 5 से ज्यादा होते, तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जो 10 की घात माइनस 5 से कम हो तो आप वैसे टिक कर सकते थे, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि सम आयन की उपस्थिति में विलेयता का मान हमेशा कम आता है। आप देख सकते हैं पहले 10 की घात माइनस 5 था उत्तर, अब 10 की घात माइनस 9, कम आया ना आंसर। ठीक है, आप कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी देखा जा सकता है। चलो जो और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, इसी प्रकार का और सवाल लिया, Ni हाइड्रोक्साइड निकल हाइड्रोक्साइड की 0.10 m NaOH विलेन में विलेयता ज्ञात करो। निकल हाइड्रोक्साइड का Ksp मान देगा, इसमें Ksp दे दिया डायरेक्ट। पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर विलेयता दिया था तो विलेयता से विलेयता गुणनफल निकाला, इसमें विलेयता गुणनफल पहले ही दे रखा है तो निकालने की जरूरत नहीं है। चलो जी, अब हमसे बोला निकल हाइड्रोक्साइड की विलेयता निकालनी है, तो ये लीजिए मैंने मान लिया निकल हाइड्रोक्साइड इसकी नई विलेयता S डैश है। इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, Na+2 + 2OH माइनस नई विलेयता S डैश है, तो इसको S डैश लिखोगे तो ये आपका S डैश होगा और यार ये तो 2S डैश बन जाएगा। इसकी विलेयता किसमें देख रहे हैं, NaOH के अंदर। ये NaOH रहा आपका, NaOH तो प्रबल विद्युत अपघट्य 100% आयन होगा, Na+ देगा, OH आयन देगा। ये आपने कितना ले रखा है, ये आपने 0.10 m ले रखा है, तो ये भी आपका 0.10 m होगा और ये भी आपका 0.10 m होगा। इसका मतलब OH आयन की सांद्रता 2S डैश से यहाँ से मिलेगी और यहाँ से मिलेगी हमको 0.1, ये 0.1 मिलेगी। यहाँ तक हो गया काम।
अब इसका केस पी लिखे तो इसका केस पी क्या लिखा जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये लिखेंगे ना, ये चलो लिख देते हैं। केस पी बराबर क्या होगा, तो केस पी बराबर लिखेंगे ना Ni+2 की सांद्रता इंटू OH की सांद्रता, इसका हम स्क्वायर करेंगे। केस पी का जो मान है वो तो हमको दे रखा है 2 × 10⁻⁻15, ये तो हमको दे रखा है 2 × 10⁻15। Ni+2 की सांद्रता ये हमारे पास S डैश है, OH की सांद्रता ये हमारे पास 2S डैश प्लस 0.1 और इसका भी ये हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सोल्व करें तो 2 × 10⁻⁻15 तो मैंने ऐसे रहने दिया इक्वल टू S डैश ये रहने दिया। ये लिखा हुआ है 2S डैश प्लस 0.1, ऐसे बोले ना ये A प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको लिख देना A² प्लस B² प्लस 2AB, तो A² तो इसको लिख सकता हूँ मैं 4S डैश का स्क्वायर प्लस B² मतलब 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 2AB, तो 2AB करें तो 2AB ये बनेगा 2 × 2 = 4, ये बन जाता है 0.4 इंटू S डैश, यहाँ तक आ गया। अब इस S डैश को फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये लिखा हमने 2 × 10⁻⁻15 इक्वल टू 4S डैश का क्यूब प्लस 0.01 S डैश प्लस 0.4 S डैश का स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अभी आपसे बोला था कि विलेयता और विलेयता गुणनफल, विलेयता तो वैसे ही कम होती है तो उसकी जो घात है वो तो और भी कम होगी। तो यहाँ देखो, यहाँ S डैश का क्यूब है, यहाँ S डैश है और यहाँ S डैश स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्यूब और स्क्वायर को नगण्य मान ले। अगर इन दोनों को नगण्य मान लिया तो फिर हम लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख देंगे 0.01 इंटू S डैश बराबर आ जाता है 2 × 10⁻⁻15। यहाँ से हम S डैश का मान निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 10⁻⁻13 मोल प्रति लीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है 2 × 10⁻13। ठीक है, आंसर है 2 × 10⁻13 मोल प्रति लीटर। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और हमने ले लिया, इसी टाइप का सवाल है। बेरियम सल्फेट का केएसपी मान दे रखा 4 × 10⁻⁻12। डेसी नॉर्मल एस्ट्रोसोफोर विलेन में इसकी विलेयता ज्ञात करनी, वही समान प्रभाव वाला सवाल है। अब एस्ट्रोसोफोर देखो, इसने क्या बोला, एस्ट्रोसोफोर बोला, देखना इधर, बेरियम सल्फेट है, वैसे सोल्व करते हैं। ये लीजिए, ये बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट हमको एक तो बेरियम आयन देगा, एक तो हमको देगा बेरियम आयन, उसके साथ में हमको देगा सल्फेट आयन। ये लीजिए, नई विलेयता मैंने मान लिया एस डैश है, तो ये भी एस डैश होगी और ये भी एस डैश हो जाएगी। किस में पूछा जा रहा है, एस्ट्रोसोफोर के अंदर। तो एस्ट्रोसोफोर को हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना 2H प्लस SO4 - 2 ऐसे लिखा जाएगा। इसने बोला डेसी नॉर्मल, यानी नॉर्मल था कि n/10, डेसी नॉर्मल का मतलब n/10 होता है ना, n/10। और आपको पता है विलेयता वगैरह तो, विलेयता तो क्या होती है, मोलरता तो होती है। इसका मतलब इस नॉर्मलता को मोलरता में बदलेंगे और मोलरता इसकी आ जाएगी m/20, इसकी मोलरता m/20, क्योंकि क्या करेंगे, मोलरता निकालने के लिए वैलेंस फैक्टर का भाग लगाएंगे m/20। इसका मतलब एक तरह से एस्ट्रोसोफोर हमको दे रखा है m/20। अगर ये m/20 है तो जो सल्फेट आयन होगा ये भी हमारे पास m/20 1/20। इसका मतलब सल्फेट आयन की सांद्रता S डैश तो यहाँ से होगी और यहाँ से होगी 1/20। इसको लिख सकते हैं S डैश प्लस 1/20। यहाँ तक पहुंच के अपन, ठीक है। अब आपको तो उसका केस भी लिखना है, तो इसका केस भी क्या लिखा जाएगा, इसका केस भी हम ये लिखेंगे ना, बेरियम +2 की सांद्रता इंटू SO4 - 2 की सांद्रता, ये लिखेंगे बेटा। इसका केस भी मान हमको दे रखा है 4 × 10⁻⁻12, ये तो उसका केस भी मान दे दिया। बेरियम आयन की सांद्रता ये मेरे पास S डैश आ गया और इसको मैं लिखूंगा S डैश प्लस 1/20। यहाँ तक पहुंच जाएंगे अपन। इसके नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ 4 × 10⁻⁻12, S डैश से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाता है S डैश का स्क्वायर प्लस S डैश अपॉन 20। यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। आपसे बोल रखा है ना, स्क्वायर और क्यूब को नगण्य मान सकते हैं, इसका मतलब आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। अगर आप इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो विलेयता S डैश का माना जाता है। 20 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 20 ये बनेगा आपके लिए 80। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 × 10⁻⁻11, इसकी विलेयता का माना जाता है, ठीक है। ये आ जाएगी इसकी विलेयता, ठीक। आगे समझ में, चलिए जी, ओके।
बच्चों हम विलेयता और विलेयता गुणनफल के बारे में बता रहे थे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए आपको। 2 क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, AgCl की विलेयता निम्न में से किस में अधिकतम होगी। ये क्वेश्चन आपसे बोला गया कि AgCl की विलेयता किस में अधिकतम है। ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट दे रखा है 0.1 m HCl, सेकंड दे रखा है 0.1 m AgBr, थर्ड दे रखा वाटर और फोर्थ दे रखा हमको अमोनिया। AgCl की विलेयता निकालनी है, ठीक है। एक तो इसमें क्या बोला, HCl। मैंने आपसे बोला था कि जैसे कोई भी अल्प विलेय लवण है, अगर उसकी विलेयता किसी कॉमन आयन की उपस्थिति में देखोगे तो बताया था ना आपको कि कॉमन आयन की उपस्थिति में विलेयता हमेशा कम हो जाती है। तो आप समझना, अच्छा कम किससे होगी, तो रेफरेंस हमने वाटर ले रखा है, इसका मतलब हमने वाटर ले लिया तो थर्ड तुम्हारा रेफरेंस हो गया। फर्स्ट क्या दे रखा है, HCl। अब अगर आप AgCl की विलेयता HCl में देखोगे तो Cl माइनस आयन दोनों में क्या हो गया, कॉमन आ गया। इसका मतलब AgCl की विलेयता HCl में तो वाटर से तो कम आएगी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, AgCl की विलेयता किस में देख रहे हैं, AgBr में। AgBr में क्या हुआ, Ag आयन कॉमन हो गया तो फिर कॉमन आयन आ गया तो फिर विलेयता कम होगी। इसका मतलब AgCl की विलेयता HCl और AgBr में तो कॉमन आयन होने की वजह से वाटर की तुलना में कम होगी। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है अमोनिया। AgCl की बात करें तो AgCl क्या होता है, AgCl अमोनिया में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। मैंने अभी की लिख दी AgCl प्लस 2NH3, इसे हमने बना दिया है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने की वजह से होगा क्या, हमारा जो HCl है उस अमोनिया के साथ रिएक्ट करके और इक्विलिब्रियम आगे की ओर लेता चला जाएगा। इसका मतलब इसकी विलेयता बढ़ेगी। तो मैं से बोल सकते हैं कि जो AgCl है, AgCl की विलेयता अमोनिया के अंदर वाटर से भी ज्यादा होती है। तो आंसर दिया जाएगा फोर्थ आंसर देंगे इसके लिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना भाई। तो डायरेक्ट याद भी रख लेना कि AgCl की विलेयता अमोनिया के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने की वजह से अधिक होती है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बोला जाता है जटिल यौगिक। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जटिल यौगिक बनने की वजह से अधिक होती है। वैसे भी इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद भी कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन ये है मेरा, 150 मिलीलीटर 0.008 m CaCl2 विलियन तथा 50 मिलीलीटर 0.004 m Na2SO4 विलियन को मिश्रित कर दिया जाता है। आपसे बोला है क्या कैल्शियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होगा। हमको ये बताना है कि कैल्शियम सल्फेट का अवक्षेप मिलेगा या नहीं मिलेगा। और हमको दे रखा है जो कैल्शियम सल्फेट है इसके Ksp का मान दे रखा है 2.5 × 10⁻⁵। इसका जो Ksp है इसका मान है 2.5 × 10⁻⁵। ये हमको दे रखा है, ठीक है। अब देखो, अब अवक्षेप मिलेगा या नहीं मिलेगा, पीपीटी बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो डिसाइड कौन करता है, ये तो डिसाइड करेगा ना। अगर इसका जो आयनिक गुणनफल है ये इसकी विलेयता गुणनफल से ज्यादा होगा तो अवक्षेप मिलेगा। अगर आयनिक गुणनफल ज्यादा नहीं है तो अवक्षेप नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कैल्शियम आयन की सांद्रता पता लगा लेता हूँ कि कैल्शियम आयन की सांद्रता कितनी होगी। कैल्शियम आयन की सांद्रता देखो, आपने एक तो CaCl2 को मिलाया, एक Na2SO4 को मिलाया, तो कैल्शियम आयन तो आपको केवल CaCl2 देगा, ठीक है। देखो अब CaCl2 है ना, अब इसकी जो मोलरता है वो 0.008 m दे रखी है। तो जो CaCl2 की मोलरता होगी वही मोलरता हमारे कैल्शियम प्लस 2 की भी होगी। पर ये तो कब होगी, जब 150 मिलीलीटर है, जब आपने दोनों को मिला दिया तो आयतन बदल जाएगा। आयतन बदलेगा तो यार इसकी मोलरता भी तो बदलेगी ना। तो कैल्शियम आयन की मोलरता कैसे निकालेंगे, हम ऐसे बोल देते हैं, ये हम फॉर्मूला लगा लेते हैं M1V1 = M2V2। मतलब मिलाने से पहले कैल्शियम कैल्शियम प्लस 2 की सांद्रता, तो आपने क्या लिया 0.008 m लिया, यानी दोनों को मिलाने से पहले कैल्शियम आयन की सांद्रता हमारे पास है 0.008 है। V1 ये हमारे को 150 मिलीलीटर दे रखा है। M2 दोनों को मिश्रित करने के बाद ये देखेंगे कि कैल्शियम प्लस 2 की सांद्रता क्या होगी इंटू V2 अंतिम आयतन होगा। 150 मिलीलीटर ये रहा, 50 मिलीलीटर ये रहा, तो ये हो जाएगा 200 ml। इसको सोल्व करके और हम यहाँ पर M2 निकाल लेते हैं। इसको सोल्व करके हम M2 निकाल लेते हैं, तो M2 हमारे पास आ जाता है 6 × 10⁻⁻3। ये हमारे पास M2 आ जाएगा। इससे मेरे को पता लग गया कि कैल्शियम प्लस 2 जो है उसकी जो सांद्रता है वो हमारे पास है 6 × 10⁻³ m। ये तो इसकी सांद्रता होगी। ये तो हमने कैल्शियम प्लस 2 की सांद्रता निकाल ली है।
अब जिस प्रकार से हमने कैल्शियम +2 की सांद्रता निकाली है ना, इसी प्रकार से हम सल्फेट आयन की सांद्रता निकाल लेते हैं। ये लीजिए, अब हम सल्फेट आयन की सांद्रता निकालते हैं। सल्फेट आयन SO4 - 2 आयन की सांद्रता निकालते हैं। इसमें भी सेम वही कर लेते हैं, M1V1 = M2V2 करके इसको सोल्व करते हैं। M1 मिलाने से पहले सल्फेट आयन की सांद्रता, तो ये 0.004 दे रखा है, तो 0.004 ही होगी, इनटू आयतन ये 50 मिलीलीटर दे रखा है। M2 आपको ज्ञात करना है, इनटू V2 150 और 50 मिलाएंगे तो 200 मिलीलीटर बन जाएगा। ये हो गया 200। आप इसको सोल्व कर लीजिए। M2 का जो मान है ये हमारे पास आ जाता है 0.001 M। इसका मतलब एक तरह से जो हमारे सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन की जो सांद्रता है वो हमारे पास है 0.001 M। इसी को हम बोल सकते हैं 10⁻³ M। ये लीजिए, मैंने क्या किया, मैंने कैल्शियम +2 की सांद्रता निकाली और सल्फेट आयन की सांद्रता निकाल ली। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कैल्शियम सल्फेट है इसका आयनिक गुणनफल निकालता हूँ। आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट, ये लीजिए आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, तो क्या काम करें, कैल्शियम +2 की सांद्रता और जो सल्फेट आयन की सांद्रता है, इनकी सांद्रताओं का तो गुणनफल करना है। कैल्शियम +2 की सांद्रता कितनी है, तो ये लो, कैल्शियम +2 की सांद्रता है 6 × 10⁻³ तो कैल्शियम +2 की सांद्रता है 6 × 10⁻³। सल्फेट आयन की सांद्रता है 10⁻³। इसका मतलब इसका मल्टीपल है 6 × 10⁻⁶। ये लीजिए, ये तो आ गया इसका 6 × 10⁻⁶। ये क्या बन गया, ये तो बन गया इसके लिए आयनिक गुणनफल। अब आप देखो, इसका जो विलेयता गुणनफल है, इसका जो विलेयता गुणनफल है वो हमको कितना दे रखा है, 2.5 × 10⁻⁵। इसका जो KSP मान है वो हमको दे रखा है 2.5 × 10⁻⁵ ये दे रखा है। ये तो KSP है और ये आयनिक प्रोडक्ट है। इसको देख के पता लग रहा है कि जो आयनिक प्रोडक्ट है इसका जो मान है वो KSP से कम है। अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से कम होगा तो अवक्षय प्राप्त नहीं होगा। तो इस सवाल का जवाब दिया जाएगा अवक्षेपण नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे कि इसमें अवक्षय प्राप्त नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा होता कि जो आयनिक प्रोडक्ट है इसका मान इस KSP से ज्यादा होता तो सवाल का आंसर दिया जाता अवक्षय प्राप्त होगा। तो इसका आंसर देंगे अवक्षेपण नहीं होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, ओके।